रविंद्र आईएएस के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत है। और मैं सिद्धार्थ कुमार भूगोल विषय के विशेषज्ञ के रूप में आपके समक्ष हम लोग यूपीएससी 2021 को टारगेट कर रहे हैं और भूगोल विषय को किस प्रकार से तैयार किया जाए, समग्र तैयारी कैसे हो ज्योग्राफी की, सर्वप्रथम हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम भूगोल को प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। देखिए, भूगोल एक बहुत ही सरल विषय है और जो आम धारणा होती है किसी विषय को लेकर कि विषय बहुत कठिन है, बहुत सरल है, ये एक गलत धारणा होती है, मिसकंसेप्शन है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो अगर उस सब्जेक्ट में आपकी अभिरुचि है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी होता है। लेकिन अगर उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता, तब लगता है आपको कि वो सब्जेक्ट आपके लिए कठिन है। ज्योग्राफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जब आप इस विषय को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि एक साइंटिफिक और अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को आप पढ़ रहे हैं और बहुत ही आनंद आएगा ज्योग्राफी को पढ़ने में। हम ज्योग्राफी को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि हमें प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, मुख्य परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, और जब हम साक्षात्कार दे रहे हों तो जब भी ज्योग्राफी से कोई प्रश्न पूछे जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, सिविल सेवा में किस प्रकार से इसे तैयार किया जाए, कैसे ज्योग्राफी को रखकर सफलता आसान की जाए अपनी, इस पर हम आज अपने इस लेक्चर में केंद्रित करेंगे अपने आप को। फाउंडेशन बैच का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हो, किसी भी डिसिप्लिन को आप पढ़ रहे हो, तो उस डिसिप्लिन पर आपकी संपूर्ण पकड़ हो जाती है और वहां के आने वाले समस्त सारे प्रश्नों को आप हल कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन दो बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है। ध्यान दीजिए, देखिए ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं सिविल सेवा की दृष्टि से, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ज्योग्राफी में हमें फिजिकल ज्योग्राफी के अध्ययन करने हैं। क्या करना है? हमें फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करना है। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है। ठीक है, भौतिक भूगोल के 3 सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से? आप इसमें लिथोस्फीयर के विषय में पढ़ते हैं, आप इसमें एटमॉस्फेयर के विषय में पढ़ते हैं और आप इसमें हाइड्रोस्फीयर के रूप में पढ़ते हैं। तो 3 सेगमेंट, लिथोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का। स्थल मंडल के विषय में आपको पढ़ना है, वायुमंडल के विषय में आपको पढ़ना है और जल मंडल के विषय में आपको पढ़ना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत 3 सेगमेंट जिसके आपको अध्ययन करने हैं और इन 3 सेगमेंट में कई टॉपिक्स पढ़ने को आपको मिलेंगे। लिथोस्फीयर को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कई टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कई टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। आप हाइड्रोस्फीयर के विषय में पढ़ेंगे तो वहां भी कई टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी को ज्योग्राफी का हार्ट कहा जाता है। जिस भी प्रतियोगी छात्र की पकड़ फिजिकल ज्योग्राफी में हो जाती है, ज्योग्राफी के बाकी सेगमेंट का अध्ययन उसके लिए सरल हो जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी है भी बहुत सरल, अगर आप पढ़ने का प्रयास करें, अपनी रुचि के साथ पढ़ने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, इसमें हम पढ़ते हैं कई टॉपिक्स। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का जो क्रस्ट है, विच इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, जो चट्टानों से बना है, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स डेवलप्ड ऑन सरफेस ऑफ आवर अर्थ, उनका भी अध्ययन किया जाता है इसमें। वॉल्केनो का अध्ययन करते हैं, अर्थक्वेक्स के विषय में पढ़ते हैं,
और तमाम चीजों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। दूसरा सेगमेंट स्थल मंडल का है, वायुमंडल का है, एटमॉस्फेयर का है, और इसमें भी हम कई टॉपिक्स पढ़ते हैं। वायुमंडल में भी कई टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके विषय में पढ़ते हैं। इंसोलेशन के विषय में पढ़ते हैं। एल्बिडो के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। विंड के विषय में पढ़ते हैं। एयर प्रेशर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। विंड सर्कुलेशन को देखते हैं। परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड, इनका अध्ययन हम लोग करते हैं। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल और इनसे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। जब हम जलमंडल के अंतर्गत आते हैं, तीसरे यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें ओशन बॉटम रिलीफ फीचर्स के विषय में पढ़ते हैं। ओशनिक सैलिनिटी को पढ़ते हैं हम लोग। उसमें हम लोग ओशनिक कैरेंट्स के विषय में पढ़ते हैं, कोरल रीफ्स के विषय में, और इसी प्रकार से तमाम टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। तो एक तो हम फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी में, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट कवर करता है ज्योग्राफी का। फिर हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी के विषय में पढ़ते हैं। भारत के भूगोल के विषय में पढ़ते हैं। इसमें हम इंडिया के विषय में संपूर्ण जो भौतिक विशेषताएं हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम अध्ययन करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। और फिर हम इन्वायरमेंट के विषय में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के विषय में पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर से ज्योग्राफी के इन तमाम बिंदुओं को हम समेटते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में, और इनके अंतर्गत कई टॉपिक्स का अध्ययन हम करते हैं। तो ये तो एक सामान्य सा आपको एक प्रारूप मिला कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। लेकिन इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे जाए, कैसे ज्योग्राफी को तैयार किया जाए फाउंडेशन कोर्स के लिए। ABCD से प्रारंभ करके और Z तक कैसे कंप्लीट किया जाए ज्योग्राफी को। ध्यान दीजिए। गौर कीजिए, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और साक्षात्कार की दृष्टि से ज्योग्राफी को बहुत ही सरल बनाया जाए। एक टॉपिक के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है? कौन से टॉपिक्स आप देखेंगे, प्रत्येक चीजें आपको सरल नजर आएंगी। देखिए, एक टॉपिक हम लेते हैं, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन कहते हैं इसे, व्यापारिक पवन। इसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी को किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है, भूगोल को किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, और यही आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर सिविल सेवा में आपको सफलता सुनिश्चित करनी है तो आपको उस विषय को पढ़ना आना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री पढ़ने का तरीका आपको ज्ञात हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे तो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका आपको ज्ञात हो। कोई भी सेगमेंट अगर आप पढ़ रहे हो जीएस का, तो उस सेगमेंट को कैसे पढ़ा जाए उसे जानना आपके लिए अत्यावश्यक है, किस प्रकार से तैयार किया जाए। हम इस टॉपिक के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी को किस प्रकार से सरल बनाया जा सकता है। ठीक है? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो विंड होती क्या है, इस पर चर्चा करें। सर्कुलेटिंग एयर आर कॉल्ड एज विंड। जो गतिशील वायु होती है उसी को पवन कहते हैं। देखिए, दो शब्द हैं आपके सामने, गौर कीजिएगा और पूरी तरह से समझने का प्रयास कि कैसे ज्योग्राफी को ऑपरेटिव वे में पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले पवन क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे, विंड क्या होती है, पवन क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पवन और वायु अगर हिंदी में हम देखें तो दोनों समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग में लाए जाते, पर्यायवाची शब्द कहे जाते, लेकिन ज्योग्राफी में इनमें फर्क है। क्या फर्क है? जब आप वायु की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तो एयर का अभिप्राय होता है, वायु का अभिप्राय होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण। ठीक है? लेकिन जब यही आप पवन की बात करते हैं
तब आप कहते हैं कि जब वायु गतिशील होती है तब इसे पवन कहा जाता है। When air gets circulation then it is called as wind। तो वायु और पवन में फर्क है। अब देखिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, साक्षात्कार की दृष्टि से आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि वायु और पवन में क्या फर्क है। जब भी ऐसे प्रश्न किए जाएं, यू हैव टू से एयर एंड विंड बोथ आर मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु और पवन दोनों गैसों के मिश्रण है, बट एयर आर स्टेबल मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों के ये स्थिर राशि है, लेकिन वहीं क्या हो जाता, जब वायु गतिशील हो जाती तो उसे पवन कहते हैं। अब देखिए छोटी सी चीज, वायु और पवन और इंटरव्यू में प्रश्न बनेंगे। फाउंडेशन कोर्स तैयार करने का मतलब यही होता है कि हम एकदम रूट लेवल से ज्योग्राफी को पढ़ने का प्रयास करें, रूट लेवल से एडवांस लेवल तक ज्योग्राफी को तैयार करें, जिससे कहीं भी ज्योग्राफी के आए हुए प्रश्न अगर पूछे जाए तो दिक्कत न हो, परेशानी न हो, हम उसे कर ले जाए, हल कर ले जाए। तो सबसे पहले आपने देखा कि वायु और पवन में क्या फर्क है। देखा बोथ आर मिक्सचर ऑफ गैसेस, दोनों गैसों के मिश्रण है, लेकिन वायु जहां एक स्टेबल मास के रूप में, स्थिर राशि के रूप में है, वहीं पवन गतिशील हो जाती है। ओके, व्हेन एयर गेट्स सर्कुलेशन इट इज कॉल्ड एज विंड। अब यहां प्रश्न उठता कि ये वायु क्यों गतिशील है? वाई एयर इज सर्कुलेटिंग, वायु क्यों गतिशील है, क्यों प्रवाहित है? तो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता। ओके, अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होते हैं? देखिए एक क्षेत्र ये है और दूसरा क्षेत्र ये है, एरिया ए और एरिया बी। यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ एयर है, वायु का जमाव है। मान लीजिए यहां पर वायु का जमाव है, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। गैस क्या होती है? इज ए स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की एक दशा होती है। और पदार्थ है, मैटर है, तो उसका एक मास होगा, उसका एक द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान भी होगा किसी भी चीज का, तो इसका मतलब है कि उसका अपना एक वेट होगा, भार होगा। तो जहां पर वायु अवस्थित होती है वहां पर वायु भार लगता है, एयर प्रेशर लगता है। और इसलिए जहां पर वायु का जमाव होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर होगा, वहां पर प्रेशर कहते हैं हाई हो जाता है। लेकिन वह दूसरा एरिया, यह क्षेत्र प्लेस बी, यहां पर वायु का अभाव है। यहां की वायु थी, गर्म हो गई, गर्म होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम हो गई तो हल्की होकर ऊपर चली गई, तो यहां पर वायु भार कम हो गया। अब देखिए ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर, वायु दाब की भिन्नता हो गई, इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता। ओके, सो प्रेशर ग्रेडियंट मींस डिफरेंस ऑफ प्रेशर, वायु दाब की भिन्नता। और जब भी ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होंगे, इस हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया की ओर विंड का सर्कुलेशन होगा। सो विंड ऑलवेज सर्कुलेट्स फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। पवन का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होता है, ध्यान रखना है आपको। वायु क्या है? आपने देखा मिक्सचर ऑफ गैसेज है। पवन क्या है? आपने देखा मिक्सचर ऑफ गैसेज है, दोनों गैसों का मिश्रण है। फर्क कहां पर है? वायु जहां एक स्थिर राशि के रूप में, स्टेबल मास के रूप में, वहीं पर विंड क्या है? एक मूवेबल मास है, गतिशील राशि है। ठीक है, देखा आपने क्यों पवन का संचार है, क्यों वायु गतिशील होते हैं? तो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता के कारण होते हैं। क्या है प्रेशर ग्रेडियंट?
डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, वायु दाब के भिन्नता है, अंतर है। और देखा आपने कि जब ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होते हैं, देन विंड सर्कुलेट्स फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, देखिए एबीसीडी से प्रारंभ किया, हम लोग ट्रेड विंड के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि विंड क्या है, पवन क्या है, और पवन से जुड़ी हुई बातों पर हमने चर्चा की। तो जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपको ऑपरेटिव वे में पढ़ना आना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, चीजें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी और आपको उस विषय में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और तब आपको लगेगा कि वो विषय आपके लिए सरल है। यही करना है ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में। ध्यान दीजिए आप। हम ट्रेड विंड की चर्चा कर रहे हैं, व्यापारिक पवन की चर्चा कर रहे हैं और उसके माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी को किस प्रकार से फाउंडेशन कोर्स में हमें तैयार करना है। ठीक है, अब ट्रेड विंड होते क्या है, व्यापारिक पवन होते क्या है, व्यापारिक पवन ट्रेड विंड होते क्या है, ट्रेड विंड क्या है, ध्यान दीजिए। ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड, ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड, व्यापारिक पवन स्थायी पवन होती है। They blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt in both the hemisphere. वे दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड आर नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। अब ध्यान दीजिए, हमने इतना कुछ कहा आपसे, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हो तो आपको लगेगा कि मैंने पता नहीं आपसे क्या कह दिया ट्रेड विंड के विषय में। ठीक है, अब देखिए इसे समझने का प्रयास हमें करना है। हमने कहा व्यापारिक पवन एक अस्थायी पवन है, इनका प्रवाह दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी की ओर होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है। अब पहले इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर यह जानने का प्रयास करेंगे कि सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से या फिर साक्षात्कार की दृष्टि से यहां से क्या प्रश्न सृजित किए जा सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें हल किया जा सकता है, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से उसे लिखा जा सकता है। प्रश्नों के संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाए यह समझ में आ जाएगा और जब आप धीरे धीरे ये समझने लगेंगे तो ज्योग्राफी उतना ही सरल आपके लिए हो जाएगा। हम इसे ही समझने का प्रयास करेंगे, फाउंडेशन कोर्स में पूरी समग्रता के साथ देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप गौर करें, जब हम व्यापारिक पवन की बात करते हैं तो व्यापारिक पवन की बात करने के क्रम में गौर कीजिए, व्यापारिक पवन की बात करने के क्रम में हमने कहा कि ये क्या है, ध्यान दीजिए। हमने सबसे पहले तो कहा कि ये परमानेंट विंड है, अस्थायी पवन, अस्थायी पवन है, इस पर हमने चर्चा की। देखिए किस प्रकार से ऑपरेटिव वे में चीजों को पढ़ा जाता है। फिर हमने आपसे कहा कि दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वे उपोष्ण उच्च दाब पेटी से प्रवाहित होती है। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, व्यापारिक पवन स्थायी पवन है, परमानेंट विंड है, परमानेंट विंड है। दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी, भूमध्यरेखीय
निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण बातें जब हम ट्रेड विंड को शुरुआत करते हैं, उसके पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इट इज ए परमानेंट विंड, इट इज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर। अब ये तीन बातें, परमानेंट विंड का क्या अभिप्राय है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या होती है, और इसके बाद इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है। देखिए ऑपरेटिव वे में पढ़ने का प्रयास, हमने परमानेंट विंड, ट्रेड विंड के डेफिनेशन से तीन महत्वपूर्ण बातों को अलग किया। क्या, इट इज ए परमानेंट विंड, और क्या, इट इज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और क्या, इट इज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तीन बातें हैं। अब पहले इन्हें हम समझने का प्रयास करें कि इनका क्या अभिप्राय है। जब आप परमानेंट विंड की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय होता है संसार की वैसी पवनें those are blowing from same direction throughout the year, जो सालों भर एक ही दिशा से प्रवाहित हो रही हो, उन्हीं को परमानेंट विंड कहते हैं। और इनका एरिया भी, इनका क्षेत्र भी निर्धारित होता है। तो सालों भर एक ही दिशा से प्रवाहित होने वाली, निश्चित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पवन वही परमानेंट विंड कहलाती, अस्थायी पवन कहलाती। ठीक है, अब इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का क्या अभिप्राय है, इसे समझने का प्रयास करें। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है, इसे समझने का प्रयास करें, ध्यान दीजिए। और यहां से तमाम प्रश्न आपको प्रीलिम्स में बनते हुए और आप देखेंगे कि मेंस में बनते हुए नजर आएंगे आपको। क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसे पहले समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि यह अर्थ सरफेस, पृथ्वी का धरातल, और पृथ्वी के धरातल पर हम मान लेते हैं कि यहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। आप चीजों को गौर से सुनिए और इतने प्रश्न यहां से बनते हुए नजर आएंगे, इतने प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आऊंगा कि आपको लगने लगेगा कि ज्योग्राफी को किस प्रकार से बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। आप खुद ब खुद सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हो, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। और मैं अगर कहूं तो यहां से आपको ज्योग्राफी के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स खुलते हुए नजर आएंगे। आप 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इट इज ए सर्कुलर लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। यह एक वृत्ताकार रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। अब जैसे हम मान लें कि यह पृथ्वी अगर है तो यह 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इससे नॉर्थ और साउथ, अगर हम इधर नॉर्थ मान लें और इधर साउथ मान लें, तो इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इधर सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ओके, बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स, ये देखिए 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहां देखिए 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अभी हम सिर्फ ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्योग्राफी को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। ये फाउंडेशन कोर्स है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और साक्षात्कार, तीनों दृष्टियों को समेटते हुए हम समझने का प्रयास कि ज्योग्राफी किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ between 5 degree northern and 5 degree southern latitudes, sun rays are vertical throughout the year. सूर्य की किरणें सालों भर यहां पर वर्टिकल है, लंबवत। और किसी भी क्षेत्र पर जब सूर्य की किरणें लंबवत होती है तो वहां सूर्य ताप की मात्रा बढ़ जाती है। और जब धरातल पर सूर्य ताप की मात्रा अधिक होगी, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन अधिक होगा,
टेम्परेचर अधिक होगा, और टेम्परेचर अधिक होगा तो परिणाम क्या होगा, वहां की एयर वार्म होगी, और वार्म होगी तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो हल्की होकर वो फैलती है, ऊपर उठने लगती है। यहां की एयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये वार्म होती है, और वार्म होकर एटमॉस्फेयर में मूव करती है, एटमॉस्फेयर में मूव करती है, एटमॉस्फेयर में मूव करती है। दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर। This vertical movement of air is called as convection current of air. वायु की इस लंबवत गति को, जो इक्वेटोरियल रीजन में है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है, क्यों? ड्यू टू वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज थ्रू आउट द ईयर। इसी को वायु की संवहन धारा कहते हैं, वायु की संवहन धारा, कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर। ठीक है। So between 5 degree northern and 5 degree southern latitudes, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वायु की कन्वेक्शन करंट डेवलप होती है, वायु की संवहन धारा विकसित होती है, और इस संवहन धारा का परिणाम यह होता कि इन अक्षांशों के बीच में, इन लैटिट्यूड्स के बीच में एयर प्रेशर कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, और ये लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। दिस लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एज एन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस निम्न दाब क्षेत्र को ही भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है। ओके, सो नाउ वी कैन से equatorial low pressure belt develops between 5 degree northern and 5 degree southern latitudes. The reason behind development of equatorial low pressure belt are vertical inclination of sun rays throughout the year. Is it clear? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, और इस भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के विकास का कारण है सूर्य की किरणों का सालों भर वहां पर लंबवत पड़ना। किरणें लंबवत पड़ रही है, वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज है, टेम्परेचर अधिक है, एयर मास वार्म होती है, और उस एयर मास में वर्टिकल मूवमेंट होता है। दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट, एंड ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर दिस एरिया बिकम्स एन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके, तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी स्पष्ट हो गया आपको? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी क्लियर है ना? पहले हम समझने का प्रयास करें, फिर हम देखने का प्रयास करेंगे प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, साक्षात्कार में कैसे प्रश्न बनेंगे यहां से। और इसी के माध्यम से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है फाउंडेशन कोर्स में। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी क्या है। हमने ये समझा कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। हमने ये देखा कि क्यों होता है, तो देखा सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत है। यहां पर ताप की अधिकता है, ताप की अधिकता के कारण वायु गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, और निम्न दाब यहां पर विकसित हो जाता है। ठीक है, शशि शुक्ला, मुन्ना भगत, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, डॉक्टर दिलीप सिंह गुर्जर, गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिए, तो आपने देखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है, हमने पढ़ा। हम ट्रेड विंड की चर्चा कर रहे हैं, और हमने कहा था कि ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड, दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। और परमानेंट विंड क्या होते हैं ये हमने समझ लिया। हमने यह समझ लिया कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं। गौर कीजिए,
अब ये इक्वेटर है और यहां पर सूर्य की किरणें वर्टिकल है, एयर मास यहां की वार्म हुई, गर्म होकर एटमॉस्फेयर में आती, वायुमंडल में आती, और यहीं पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का डेवलपमेंट जैसे ही एयर मास एटमॉस्फेयर में आती है, यहां पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण वायु फिर ठंडी होने लगती है। परिणाम क्या होता है? डेंसिटी बढ़ती है एयर की, और डेंसिटी बढ़ती है तो ये वायु इस प्रकार से और इधर की ओर नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में ये मूव करती है। इस प्रकार से गर्म होकर ऊपर उठी, फिर ये हॉरिजॉन्टल होती है और टेम्परेचर कम होने, डेंसिटी बढ़ जाने के कारण वेट जब बढ़ता है तो ये फिर टूवर्ड्स आवर अर्थ सरफेस, हमारे पृथ्वी के धरातल की ओर मूव करती, धरातल की ओर मूव करती। So convergence of equatorial low pressure belt, convergence of atmospheric wind of equatorial low pressure belt, ये देखिए यहां पर ये कहां पर है? तो बिटवीन 30 टू 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जो वायु गर्म होकर ऊपर गई, वही आकर सरफेस पर उसका कन्वर्जेंस अभिसरण बैठती। और दिस इज द रीजन वाई subtropical high pressure belt is developed between 30 to 35 degree latitudes in both the hemisphere. इसी कारण से दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास होता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप हुए? आपने देखा यहां पर, ड्यू टू वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज थ्रू आउट द ईयर, सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ रही है। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य तापमान की अधिकता है, ताप की अधिकता के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई, वायु दाब कम हो गया, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास हुआ। ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। Subtropical high pressure belt develops between 30 to 35 degree latitudes in both the hemisphere. उपोष्ण उच्च दाब पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। The reason behind development of this pressure belt are convergence of atmospheric wind of equatorial low pressure belt in this belt. इस पेटी में भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी की वायुमंडलीय हवा का अभिसरण। अब यहां से वायु गर्म हुई, गर्म होकर वायुमंडल में आई, वायुमंडल में आकर ठंडी होती है और ठंडी होकर फिर बिटवीन 30 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इसका अभिसरण, ये वायुमंडल से नीचे आने लगती है। तो वायु दाब बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, यहां हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। So subtropical high pressure belt develops between 30 to 35 degree latitudes in both the hemisphere, northern and southern. ठीक है। एक और भी कारण है सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के डेवलप होने का। क्या? एक डायनेमिक फैक्टर है, गतिक कारक है, जो सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के डेवलप होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्या? वो देखने का प्रयास करें, हम समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे करेंगे, ज्योग्राफी बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। और ज्योग्राफी के आने वाले प्रश्न जो अप्लाइड क्वेश्चन है, सिविल सेवा में लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी को देखें या स्टेट कमीशन को देखें, अब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस अधिक आ रहे हैं। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे करें, ज्योग्राफी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ये हमारी पृथ्वी, थोड़ी देर के लिए मान लें,
और यहां पर हमने देखा कि लो प्रेशर बेल्ट बना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बना। यहां पर हमने देखा हाई प्रेशर बेल्ट बना, यहां पर हमने देखा हाई प्रेशर बेल्ट बना, हाई प्रेशर बेल्ट बना, हाई प्रेशर बेल्ट बना। दिस प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड एज एन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस वायु दाब पेटी को भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। एंड दिस प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं। हमने देखा यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ताप का प्रभाव अधिक है, वायु गर्म होकर वायुमंडल में आती है और वायुमंडल में जब ये ठंडी होती है तो ठंडी होकर ये फिर क्षैतिज होकर फिर से सरफेस पर आती है, तो यहां प्रेशर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। गौर कीजिए, पृथ्वी के विषय में कहा जाता कि द शेप ऑफ अर्थ आर ऑब्लेट स्फेरॉइड। पृथ्वी की आकृति पूरी तरह से गोल नहीं है, ये थोड़ी चपटी अवस्था में। और पृथ्वी का चपटापन, फ्लैटनेस, ये कहां पर है? तो 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच। पृथ्वी 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में कुछ चपटी है, कुछ फ्लैटनेस है वहां पर। और आप इसे देखिए, पॉइंटर है, यहां हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का यह चपटापन है। दिस इज द फ्लैटनेस ऑफ अर्थ। और आप जानते हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब ये ड्यू टू फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ, इसे आप घुमाएं इस प्रकार से। जब आप इसे घुमाएंगे तो यहां पर जो फ्लैटनेस है, इस फ्लैटनेस की वजह से यहां की जो एयर मास है उसमें फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने के कारण एयर मास क्या होती है? वार्म होती है। बोला क्या? ड्यू टू फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चपटापन और पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है कि यहां की वायु फ्रिक्शन प्राप्त करती है, घर्षण प्राप्त करती है, और वो वार्म हो जाती है। और वो एयर जब भी वार्म होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो एयर कैसी होगी? लाइट वेट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो वायुमंडल में आएगी। तो यहां भी ड्यू टू फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ, जैसे ही एयर सरफेस की एयर एटमॉस्फेयर में आती है, ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है। और कहां पर? तो 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। दिस लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड एज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। और जब यहां की एयर ऊपर वायुमंडल में आएगी, ये भी कोल्ड होती है, ठंडी होती है, और कूल होकर इसका भी कन्वर्जेंस है यहां पर। गौर कीजिएगा, इस एरिया को आपने देखना है जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का है। इस एरिया में बिटवीन 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड, आप देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की एटमॉस्फेरिक विंड और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की एटमॉस्फेरिक विंड, दोनों का कन्वर्जेंस है, दोनों का विसरण। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और यहां पर आप देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। देखा आपने? इन दोनों प्रेशर बेल्ट की जो एटमॉस्फेरिक विंड है उसका यहां पर कन्वर्जेंस। So the reason behind development of subtropical high pressure belt between 30 to 35 degree latitudes are convergence of atmospheric wind of equatorial low pressure belt and subpolar low pressure belt। इस उपोष्ण उच्च दाब पेटी के विकसित होने का कारण भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की वायुमंडलीय हवाओं का अभिसरण। गौर कीजिएगा, दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो हमने देखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप हुआ, तो देखा सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत है, धरातल गर्म हुई, वायु गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठ गई तो निम्न दाब पेटी बना, विकसित हुआ।
फिर हमने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप हुआ, तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की जो विंड थी वो ऊपर आई वायुमंडल में, ठंडी हो गई, ठंडी होकर फिर इसका कन्वर्जेंस। फिर यहां देखा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की जो वायु थी वो ऊपर एटमॉस्फेयर में गई, ठंडी हुई और ठंडी होकर उसका भी कन्वर्जेंस। तो दो प्रेशर बेल्ट हमने देखे। हम लोग ट्रेड विंड की चर्चा कर रहे हैं, गौर कीजिए। ध्यान दीजिए, दिलीप जी ने लिखा है, साइंस के स्टूडेंट है, ज्योग्राफी ये पढ़ रहे हैं और इन्हें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। गौर कीजिए, आप जब आगे भी पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए हमने देखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को देखा। प्रेशर बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। The reason behind development of pressure belt are vertical inclination of sun rays, ये हमने देखा। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, और इसके विकसित होने का कारण आपने देखा सूर्य की किरणों का सालों भर लंबवत पड़ना। हमने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को, इट डेवलप्स बिटवीन 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स and reason behind development of this pressure belt are convergence of atmospheric wind from equatorial low pressure belt and subpolar low pressure belt। ये हमने देखा। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, और इसके विकसित होने का कारण हमने देखा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की वायुमंडलीय हवा का ठंडा होकर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में अभिसरित। ठीक है, हम लोग ट्रेड विंड की चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्योग्राफी को फाउंडेशन कोर्स में कैसे हमें तैयार करना है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और साक्षात्कार की दृष्टि से हमें कैसे ज्योग्राफी को तैयार करना है। अब गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है आपने देख लिया। इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को डोल्ड्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम शांत पेटी। ओके, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को शांत पेटी कहते हैं। गौर कीजिएगा, इंटरव्यू में यहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए, साक्षात्कार में। वाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम? क्यों भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को शांत पेटी कहते हैं, जबकि संसार में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटीज अगर कहीं पर है तो वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। सबसे अधिक जैव विविधता अगर कहीं पर है तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। इक्वेटर के पास का जो एरिया है, एरिया ऑफ हाई बायोडायवर्सिटीज इन वर्ल्ड, संसार में उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। विविध प्रकार के जीव, विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां, और इस क्षेत्र को अगर आप देखें तो प्रतिदिन मौसम परिवर्तन का क्षेत्र, व्यापक मौसम परिवर्तन का क्षेत्र, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा का यह क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में इतना अधिक मौसम परिवर्तन है, दोपहर के पश्चात जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर गिरा, एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी हाई है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी हाई है कि तुरंत कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर और हैवी रेनफॉल। इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के पास तापमान भी अधिक है और प्रतिदिन वर्षा भी अधिक। दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा, और इस प्रकार की इक्वेटोरियल रेन को कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है, संवाहनिक वर्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बनेंगे, संवाहनिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा? तो इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखीय प्रदेश। प्रतिदिन 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 दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा,
भूमध्यरेखीय प्रदेश की विशेषता, इक्वेटोरियल रीजन के फीचर, और इसी वर्षा को कन्वेक्शनल रेन कहते हैं, संवहनिक वर्षा कहते हैं। तो जहां पर टेम्परेचर भी अधिक है, जहां पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी अधिक है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा हो रही है, वहां की बायोडायवर्सिटीज अधिक होती। अगर क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है तो वहां की बायोडायवर्सिटीज बढ़ जाएगी। तो जो क्षेत्र हाई बायोडायवर्सिटीज का है, उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है, वह क्षेत्र शांत पेटी। फॉलो करें, इंटरव्यू में प्रश्न बनेंगे, व्हाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम, जबकि वो सबसे अधिक संसार में बायोडायवर्सिटीज का एरिया माना जाता है, और जहां की जैव विविधता उच्च होगी, जहां पर विविध प्रकार के जीव जंतु होंगे, वहां वह क्षेत्र शांत कैसे हो सकता है। ध्यान दीजिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को अगर हमने देखा तो हमने देखा कि यहां पर एयर का जो मूवमेंट है वो वर्टिकल मूवमेंट है, एंड दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर। इसे वायु की संवहन धारा कहते हैं। गौर कीजिए, ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, वायु की संवहन धारा, वायु की संवहन धारा, सॉरी, वायु की संवहन धारा, संवहन धारा, कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर। कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर, करंट, संवहन धारा। ओके, सो द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर। एयर में दो प्रकार के मूवमेंट आपको दिखाई देंगे, या तो एयर में वर्टिकल मूवमेंट होगा या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। जब एयर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं तो एयर सर्कुलेशन का, विंड सर्कुलेशन का आप इजीली एक्सपीरियंस करते हैं, आपको आसानी से अनुभव होता है। देखिए, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और इधर से वायु का प्रवाह क्या हो, इस प्रकार से क्षैतिज रूप में हो, तो हमें पता चल जाएगा कि पवन का प्रवाह हो रहा है, वायु प्रवाहित हो रही है, पवन प्रवाहित हो रही है। लेकिन यही अगर यहां से एयर वर्टिकल मूवमेंट हो तो इसका एक्सपीरियंस कर पाना कठिन होता है। एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर एरिया ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर, सो दिस बेल्ट आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम, और इसी कारण से इसे शांत पेटी कहा गया। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में प्रश्न किया जाए, व्हाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम, आपको कहना है बिकॉज इट इज एन एरिया ऑफ, इट इज ए बेल्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर, क्योंकि यह वायु की संवहन धारा की पेटी है, वायु की लंबवत गति की पेटी है, और इसीलिए इसे डोल्ड्रम कहा गया, शांत पेटी कहा गया। ओके, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। अब अगर प्रीलिम्स में सिविल सेवा को केंद्रित करके, आईएएस को केंद्रित करके अगर प्रश्न बनाए जाए यहां पर प्रीलिम्स की दृष्टि से, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, गौर कीजिए। हम लोग देखते हैं कि सिविल सेवा में प्राय जो प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाए जाते, वो ए और आर के फॉर्मेट में हमें दिखाई देते हैं, कभी कभी असर्शन और रीजनिंग के रूप में दिखाई देते। अब हमने अभी पढ़ा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। The reason behind development of pressure belt are vertical inclination of sun rays, ये हमने अभी पढ़ा। भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी का विकास 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होता है, और इसके विकसित होने का कारण सूर्य की किरणों का लंबवत पड़ना है। हमने ये भी पढ़ा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम, इसको शांत पेटी कहते हैं, है ना। दो प्रश्न यहां से मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको इसका उत्तर देना है। क्या
पहला प्रश्न तो ये कथन के रूप में, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विकसित होते हैं। यह है आपका कथन, असर्शन। ठीक है, ये हमने आपको दिया। आर में हमने आपसे कहा बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड सन रेज आर वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर। Between 5 degree northern and 5 degree southern latitude, sun rays are vertical throughout the year. 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती हैं। फॉलो किया? फिर से प्रश्न पर गौर कीजिए, उत्तर आपको देने हैं। पहले प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा हूं कि प्रारंभिक में यूपीएससी का मूड क्या होता है प्रश्न पूछने का, कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। क्या पहला प्रश्न हमने कहा कथन के रूप में आपने लिखा क्या, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। रीजन में क्या आपने लिखा, Between 5 degree northern and 5 degree southern latitude, sun rays are vertical throughout the year. 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत होती है। यह कथन के रूप में और यह कारण के रूप में दो स्टेटमेंट आपके सामने है और इसके 4 विकल्प यूपीएससी में दिए जाते हैं। क्या पहला विकल्प यह है कि ए सही है, आर भी सही है और आर एक्सप्लेनेशन है। दूसरा विकल्प ये है ए सही है, आर सही है बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं। तीसरा विकल्प ये होता कि ए सही है बट आर रॉन्ग। चौथा विकल्प ये होता कि ए रॉन्ग है पर आर राइट। अब ये 4 विकल्प आपके साथ, क्या उत्तर हो सकते हैं इसके, आंसर क्या हो सकते हैं इसके? आंसर क्या हो सकते हैं इसके, ध्यान दीजिए। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, सही है, तो कथन सही है। क्यों होता है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती, तो आपने यहां कारण में है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती। क्या उत्तर हो सकता है? A and R both are correct and R is the correct explanation of A, है ना? अब देखिए कितनी सरलता से आपने उत्तर दिया। हम आज सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्स में ज्योग्राफी को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की दृष्टि से कैसे तैयार करना है, समग्रता के साथ ज्योग्राफी किस प्रकार से तैयार करेंगे। और उसी कड़ी में हमने एक प्रश्न यहां पर देखा, हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का डेवलप होने का क्या कारण होता है। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न यहां से यूपीएससी की दृष्टि से अगर बनाया जाए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न का निर्माण किया जाए, तो वो प्रश्न क्या हो सकता है, इसी फॉर्मेट में देखने का प्रयास कीजिए, गौर कीजिए। ए और आर के क्या, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को शांत पेटी कहा जाता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोलड्रम। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को शांत पेटी कहा जाता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोलड्रम, ये कथन के रूप में, शीर्षक के रूप में। और रीजन क्या हो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर बेल्ट ऑफ कन्वेक्शन कैरेंट ऑफ एयर। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी वायु की संवहन धारा की पेटी होती है।
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर बेल्ट ऑफ कन्वेक्शन कैरेंट ऑफ एयर। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी वायु की संवहन धारा की पेटी। अब देखिए कथन में यह है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को शांत पेटी कहते हैं। क्यों शांत पेटी कहते हैं? Why equatorial low pressure belt are called as doldrum? Because it is a belt of convection current of air। क्योंकि यह वायु की संवहन धारा की पेटी है ना। तो यहां उत्तर क्या हो सकते हैं? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये यूपीएससी का मूड है। ये सिविल सेवा में आने वाले प्रश्नों का आज मूड आपको दिखाई देगा कि टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो अगर तार्किक रूप से हमने नहीं पढ़ा, उसे लॉजिकल तरीके से तैयार नहीं किया हमने, तो हम टॉपिक को पढ़ तो ले सकते हैं, उस टॉपिक पर हम अपनी पकड़ नहीं बना सकते। और प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से आप ज्योग्राफी को पढ़ने का प्रयास करें। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। कोई भी प्रश्न ज्योग्राफी में आएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको के लिए उतना ही सरल हो जाएगा, उत्तर देना उतना ही सरल हो जाएगा। ओके, हम लोग ट्रेड विंड के विषय में पढ़ रहे हैं और उस विंड के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की दृष्टि से, यानी अपने फाउंडेशन कोर्स को हम कैसे सफल बना सकते हैं। ठीक है, गौर कीजिए। अब आप ट्रेड विंड पर चर्चा कर रहे हैं, व्यापारिक पवन की चर्चा कर रहे हैं। और हमने जब ट्रेड विंड के विषय में शुरुआत की तो हमने कहा कि ट्रेड विंड इज ए परमानेंट विंड, यह एक अस्थायी पवन है, अस्थायी पवन है। और परमानेंट विंड क्या होती है, यह हमने आपको बताया था कि वो विंड है जो सालों भर एक ही दिशा से प्रवाहित होती है और इसका एक क्षेत्र सुनिश्चित है कि किस क्षेत्र में प्रवाहित होगी। सो ट्रेड विंड इज ए परमानेंट विंड, इसकी हमने चर्चा की। हमने यह भी कहा इट इज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है, निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। आपने अगर इस बार आईएएस का एग्जाम दिया हो, प्रीलिम्स का, या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया हो, आप हमारे पुराने लेक्चर्स को उठाकर देखिए, आपको सारे प्रश्न ज्योग्राफी के एकदम मिलते हुए नजर, हमारे लेक्चर से मिलते हुए नजर आए। अगर कोई हमारा स्टूडेंट सुन रहा हो हमारे लेक्चर को तो वो बताए कि क्या मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। आप टाइप कीजिए कि जो हमने पढ़ाया वो प्रश्न आए कि नहीं आपके ज्योग्राफी में। तो पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए कि कैसे ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, किसी भी सेगमेंट को, किसी भी डिसिप्लिन को कैसे पढ़ा जा सकता है। और ये जिस दिन आपने सीख लिया, सिविल सेवा में सफलता उसी दिन आपकी सुनिश्चित हो जाती है। देखिए हम लोग ट्रेड विंड की चर्चा करें और इसके माध्यम से ये समझने का प्रयास करें कि ज्योग्राफी को कैसे हमें पढ़ाना है, फाउंडेशन कोर्स में कैसे हमें तैयार करना है। और परमानेंट विंड पर हमने चर्चा की, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को देखा हमने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स in northern and southern hemisphere. The reason behind development of this pressure belt are convergence of atmospheric wind from equatorial low pressure belt and subpolar low pressure belt. ये हमने देखा। हमने ये भी देखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है, तो हमने देखा it develops between 5 degree northern and 5 degree southern latitudes. और क्या देखा? The reason behind development of this pressure belt are vertical inclination of sun rays. ये हमने पढ़ा। तो ट्रेड विंड को पढ़ने के क्रम में जब हम ऑपरेटिव हुए तो इसके डेफिनेशन से हमें 3 बातें निकल कर आई। एक महत्वपूर्ण बात यह कि ये परमानेंट विंड है, दूसरी महत्वपूर्ण बात की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से प्रवाहित होती है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर इसका प्रवाह है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप ट्रेड विंड का डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पर आपको ज्ञात होता है डायरेक्शन ऑफ विंड आर नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। इस विंड की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। गौर कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपको ज्ञात होता है ना? ठीक है, अब तक हम इन तीन चीजों को समझ चुके। परमानेंट विंड क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या है और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है। आगे चौथी बात ट्रेड विंड के संदर्भ में क्या, डायरेक्शन ऑफ विंड आर नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसे समझने का प्रयास करें। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं यहां से। गौर कीजिए, थर्टी डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 5 डिग्री नॉर्दर्न, 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स, और फिर यहां देखें 30 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर। दिस प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इस वायु दाब पेटी को उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं। हाई प्रेशर बेल्ट है ये, हाई प्रेशर बेल्ट। यहां ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो है लो प्रेशर बेल्ट है निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी, उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी। थोड़ी देर पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता क्या होती है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर। हमने देखा था वाई विंड आर सर्कुलेटिंग, तो आपने देखा था ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन का संचार होता है। तो यहां उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यहां पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन का संचार है ना? ठीक है। ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड, ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड। व्हाई दे आर परमानेंट विंड? क्योंकि इनका एक निश्चित एरिया है, क्षेत्र है, बेल्ट है। अब देखिए ये बेल्ट सुनिश्चित हो गया, ये परमानेंट विंड है, परमानेंट विंड। दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर, इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होते हैं। ओके, लेकिन जो चौथी महत्वपूर्ण बात हमने अभी कही कि डायरेक्शन ऑफ विंड आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये महत्वपूर्ण बात, इसे समझने की जरूरत है। देखिए पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेट करने का परिणाम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रही है तो उस वस्तु के घूमने के कारण ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ एक फोर्स डेवलप होती है जिसे डिफ्लेक्टिव फोर्स के रूप में जानते हैं, विक्षेपक बल के रूप में जानते हैं। और इस फोर्स की चर्चा सबसे पहले की कॉरियोलिस ने। कॉरियोलिस ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जीजी कॉरियोलिस, और उन्होंने ही कहा कि घूमने वाली वस्तु में एक विक्षेपक बल विकसित करने की शक्ति होती है, और इसीलिए कॉरियोलिस के नाम पर कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल। और पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेट करने का परिणाम यह होता है कि विंड विच इज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर, दे आर डिफ्लेक्टिंग देयर डायरेक्शन। वे अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। ठीक है, तो विंड सीधे न प्रवाहित होकर इनका डायरेक्शन चेंज होगा।
रीजन रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ। अगर पृथ्वी स्थिर होती तब तो विंड का प्रवाह सीधे सरफेस पर फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता, स्ट्रेट होता। लेकिन पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है, उसका परिणाम इसकी दिशा में परिवर्तन कैसे होगा? इसके लिए फेरल ने एक लॉ दिया जिसे फेरल्स लॉ कहते हैं, फेरल्स लॉ। और फेरल के नियम में क्या कहा गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो विंड है वो राइट हैंड साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड है वो लेफ्ट हैंड साइड में, दाहिनी ओर और बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, गौर करने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये हमने कहा था आपसे। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध की पवन अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है, मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्टेड होती है। क्यों? ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ। ये कौन सा लॉ है? फेरल्स लॉ। तो कॉर्योलिस फोर्स के कारण पवनों की दिशा में, उनके डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है और फेरल ने उसी डिफ्लेक्शन को सूचित किया कि कैसे डिफ्लेक्शन होता है। तो विंड डिफ्लेक्ट्स इन राइट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। गौर कीजिएगा। अब ये देखिए, हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। हम मान ले थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति है, उसका हेड है हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, और लेग उसका लो प्रेशर। ओके, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। अब ये हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की और विंड का सर्कुलेशन। ये गोलार्ध कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेरल क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड कौन सा है? ये दिस हैंड इज राइट हैंड ऑफ दिस पर्सन। तो राइट हैंड ये है, तो विंड का डिफ्लेक्शन क्या होगा? इन दिस वे। तो उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड का जो प्रवाह होगा फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है और डायरेक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखा आपने? विंड किस ओर से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। So direction of trade wind in northern hemisphere are northeast, 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 northeast. हम लोग घरों में भी कहते हैं पूर्वा प्रवाहित हो रही है। It means wind is blowing from east. हम कहते हैं पछुआ का प्रवाह है। It means wind is blowing from west. अगर पूर्व से पवन का प्रवाह है तो पूर्वा पवन है, पश्चिम से पवन का प्रवाह है तो पछुआ पवन। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? विंड का जो प्रवाह है ये नॉर्थ ईस्ट से है। ओके, सो नाउ वी कैन से डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट नहीं कहना आपको, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है, प्रवाह वही है जहां से ये पवन शुरू होती है। ठीक है, अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखें, ये हाई प्रेशर हेड, लो प्रेशर लेग, ठीक उल्टा कर दीजिए। जहां भी हाई प्रेशर हो वहां पर हेड रख दीजिए और जहां लो प्रेशर हो वहां पर लेग रख दीजिए। अब सदर्न हेमिस्फीयर में फेरल्स लॉ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये और लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है। यहां हमने देखा ये राइट हैंड था, ये लेफ्ट हैंड है, तो डायरेक्शन ऑफ विंड ये। ओके, और डायरेक्शन ऑफ विंड ये हुआ
तो हम कह सकते हैं कि विंड का डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। गौर कीजिए, यहां देखिए आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, किस ओर से विंड का प्रवाह है, साउथ ईस्ट से। मैं समझता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व है। अब आपकी समझ में ये बातें आ गई होंगी कि व्यापारिक पवन क्या होते हैं, इनका प्रवाह किस क्षेत्र में है और इनकी दिशा क्या होती है ना। ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड, they blow from subtropical high pressure belt with equatorial low pressure belt in both the hemisphere. Direction of wind are northeast in northern hemisphere and southeast in southern hemisphere. व्यापारिक पवन स्थायी पवन होती हैं। इनका प्रवाह दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर होता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है ना। अब हम प्रश्नों पर आने का प्रयास करें कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, हम सिर्फ व्यापारिक पवन को पढ़े हैं और यहां से देखने का प्रयास करें कि कैसे प्रश्न खुलते हैं, कैसे प्रश्न निर्मित होते हैं। ध्यान दीजिए, सिविल सेवा में क्या प्रश्न आए हैं, क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं और हम उन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, इस पर विचार करें। गौर कीजिए, अब अगर प्रश्न हम देखें तो ज्योग्राफी में 3 प्रकार के प्रश्न आपको प्रीलिम्स में दिखाई देंगे। क्वेश्चंस आर इंफॉर्मेटिव, क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल एंड क्वेश्चंस आर कार्टोग्राफिकल। ज्योग्राफी में प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से, प्री एग्जाम की दृष्टि से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्या होते हैं? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, सूचनात्मक प्रश्न होते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, सूचनात्मक प्रश्न क्या है? सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या होते हैं? सूचनात्मक प्रश्न। क्या प्रश्न बने? पूछा जा सकता है आपसे कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है और विकल्प दिए गए नॉर्थ ईस्ट, दूसरा विकल्प साउथ वेस्ट, तीसरा विकल्प नॉर्थ वेस्ट, चौथा विकल्प साउथ ईस्ट। 4 विकल्प दिए गए है ना। तो क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, क्या उत्तर पूर्व होती है? तो ये विकल्प सही हो गया। ये क्या हुआ? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड आपको लगा। लेकिन अगर यहीं से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाने हो, संकल्पनात्मक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते, ये क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। जब किसी फैक्ट के पीछे कहीं कोई लॉजिक होता है और उस लॉजिक को आप रिवील करते हैं या उस लॉजिक से संबंधित प्रश्न आते हैं, then they are conceptual questions। तब वे संकल्पनात्मक प्रश्न होते हैं। तो जहां कार्य और कारण का संबंध हो, कॉज ऑफ इफेक्ट का संबंध हो, वहां पर प्रश्न अगर निर्मित हो रहा है तो वो कॉन्सेप्चुअल होता है, संकल्पनात्मक होता है। संकल्पना का अभिप्राय ही यही होता, किसी सब्जेक्ट मैटर के विषय में आपकी एक तर्कपूर्ण अवधारणा, जानकारी। अब यहीं से देखिए, ट्रेड विंड, उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड की दिशा क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। ये आपको लगा कॉन्सेप्चुअल।
Why direction of trade wind in northern hemisphere are northeast? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्यों उत्तर पूर्व होती है? देखिए क्वेश्चन क्यों का प्रश्न आया। हमने एक प्रश्न यहां देखा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर, और 4 विकल्प दिए गए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। हमने उत्तर किया नॉर्थ ईस्ट। इंफॉर्मेटिव था। क्यों नॉर्थ ईस्ट है, क्यों नॉर्थ ईस्ट है, वाई नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट क्यों नहीं, नॉर्थ वेस्ट क्यों नहीं, साउथ ईस्ट क्यों नहीं। जब इसकी आपको जानकारी होती है, यहीं पर आप कॉन्सेप्चुअल होते हैं, संकल्पनात्मक होते हैं। तो ज्योग्राफी में प्रीलिम्स के स्तर पर जो दूसरे प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, वो क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल होते हैं, संकल्पनात्मक होते हैं। संकल्पनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या प्रश्न बन सकते हैं। संकल्पनात्मक प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा कि यूपीएससी या स्टेट कमीशन प्रश्नों के निर्माण क्रम में प्रश्नों का एक फॉर्मेट लेकर आता है और वो इस रूप में आपको दिखाई देता है ना। तो यहां प्रश्न बन सकते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर नॉर्थ ईस्ट। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व होती है, कथन के रूप में दिया गया। और कारण में दिया गया, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती। फिर से प्रश्न पर ध्यान दें। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व होती है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर नॉर्थ ईस्ट। ये कथन के रूप में, सर्सन के रूप में। रीजन के रूप में, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती। क्यों उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व हो रही है? प्राइम रीजन क्या है? पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेट करना, घूमना। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट न करती तो कॉरियोलिस इफेक्ट डेवलप नहीं होता और फिर फेरेल्स लॉ नहीं आती। सो प्राइम रीजन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड आर रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की घूर्णन गति है मुख्य कारण, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी है। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। और पहले भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की हम लोगों ने चर्चा की। क्या देखा था आपने? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम, और रीजन में दिया गया था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर बेल्ट ऑफ कन्वेक्शन कैरेंट ऑफ ईयर। देखा था, इसी फॉर्मेट का वो क्वेश्चन था। संकल्पनात्मक थे हम वहां, यहां भी है। आप गौर कीजिए, कई बार प्रीलिम्स के लेवल पे यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में प्रश्न बने हैं। यहां से उसी प्रश्न को मैं लेकर आ रहा हूं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बने, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लेते हैं कि कोई लैंड मास है, ये कोई स्थल खंड है और इधर ये वाटर बॉडी, जल है जल है जल है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है, ये सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। जब जल पर से स्थल पर विंड का प्रवाह होगा, when wind are blowing from water mass to land mass, they are carrying water vapors.
वे जलवाष्प को लेकर वहां पहुंच रही और जलवाष्प को लेकर पहुंचेंगी तो यहां पर वर्षा करेंगे, यहां पर रेनफॉल होगा, यहां पर रेनफॉल होगा। ओके, सो व्हेन विंड आर ब्लोइंग फ्रॉम वाटर मास टू लैंड मास, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ऑन लैंड मास। वे स्थल खंड पर वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाती है और यहां पर आकर ये वर्षा करती है, यहां पर आकर वर्षा करती है, ये ट्रेड विंड है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द लैंड मास। अगर इस लैंड मास को दो भागों में बांट दे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, दो भागों में हमने बांटा, तो जब पूर्वी और पश्चिमी भागों में हम लैंड मास को डिवाइड करते हैं तो परिणाम क्या होता? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ लैंड मास आर गेटिंग रेनफॉल। यहां पर वर्षा हो रही है, यहां पर वर्षा हो रही है और यह विंड जब आगे आती है, प्रवाहित होती है तो यहां तक आते आते इनका वाटर वेपर खत्म हो जाता है। और थोड़ी देर पहले पढ़ा ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड, अस्थायी पवन है, सालों भर प्रवाहित है। परिणाम क्या होगा? सालों भर जब यहां पर वर्षा होगी और यहां पर वर्षा नहीं होगी तो ये डेजर्ट बनेगा, डेजर्ट बनेगा, ये डेजर्ट बनेगा। देखिए यहां से प्रीलिम्स में और यूपीएससी में, मुख्य परीक्षा में, मेंस में प्रश्न बने। क्या बने? तो ये डेजर्ट आप देखते हैं, यहां पर डेजर्ट देखते हैं ट्रेड विंड के एरिया में। इन एरिया ऑफ ट्रेड विंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द लैंड मास आर एरिया ऑफ डेजर्ट। किस प्रकार के डेजर्ट? ट्रॉपिकल डेजर्ट। यहीं पर उष्ण मरुस्थल बनते हैं। और यहां अगर आप देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द लैंड मास आर एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट। व्हाई दे आर ट्रॉपिकल डेजर्ट? Because they are located in belt of permanent wind, trade wind, located in belt of permanent wind easterlies. Easterlies are blowing from east to west. They are responsible for rainfall in eastern margin of the continent. पूर्वी भागों में वर्षा करते हैं लेकिन पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते जलवाष्प खत्म हो गया और इसलिए मरुस्थल। ओके, so reason behind development of tropical desert of the world are trade wind, are permanent wind, trade wind easterlies. पूर्वा पवन है, व्यापारिक पवन है। क्लियर है? एक और कारण होता है डेजर्ट के डेवलप होने का। ये जो वेस्टर्न मार्जिन है, यहां पर कोल्ड करंट प्रवाहित होती है वर्ल्ड में और करंट जब कोल्ड होती है तो परिणाम क्या होता? टेम्परेचर कम है तो एयर, उसके ऊपर की जो एयर है उसकी टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी और तब वो वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सो रीजन बिहाइंड ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रेड विंड एंड कोल्ड करंट। क्लियर है ये? अब देखिए प्रीलिम्स में क्या प्रश्न लगते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न क्या बने प्रीलिम्स में? क्या बनते? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर डेवलप्ड in western margin of continent near tropic of Cancer and Capricorn. संसार के उष्ण मरुस्थल कर्क और मकर रेखा के निकट महादेशों के पश्चिमी भाग में विकसित है। ये कथन के रूप में कारण क्या दिया गया? Tropical desert of world are area of permanent wind, trade wind. संसार के उष्ण मरुस्थल अस्थायी पूर्वा पवन के क्षेत्र होते हैं। क्लियर है? पूर्वा पवन के क्षेत्र है
पूर्वा पवन पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित है। ईस्टर्लीज आर ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर ड्राई थ्रू आउट द ईयर। और इसीलिए महादेशों के पश्चिमी भाग सालों भर शुष्क हो जाते। द डेवलप एज द ट्रॉपिकल डेजर्ट, और वे उस मरुस्थल के रूप में विकसित होते। ये आईएएस में प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न था, यूपीएससी का प्रश्न था, प्रीलिम्स का प्रश्न था। अब देखिए यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में जीएस में क्या प्रश्न बने, गौर कीजिए। क्वेश्चन क्या थे, आप प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, आपको मिलेगा यूपीएससी के प्रश्न में यही प्रश्न सेम मिलेगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड आर फाउंड डेवलप्ड बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, between 20 to 30 degree latitudes in western margin of continents y। संसार के उष्ण मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में महादेशों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, विकसित पाए जाते हैं, क्यों? और 200 वर्ड्स में लिखने थे, 200 शब्दों में लिखने थे इसे। आपने कंटेंट को समझ लिया, ट्रेड विंड क्या है इसे समझ लिया आपने। आप जब ट्रेड विंड के इंपैक्ट को देखते हैं तो उसमें एक इंपैक्ट आपको यह नजर आता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। वे महादेशों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। और वहीं से यह प्रश्न यूपीएससी में जीएस में मेंस में बनकर आया। Tropical desert of the world are found developed between 20 to 30 degree latitude in western margin of continents y। 200 शब्दों में लिखो, संसार के उष्ण मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में महादेशों के पश्चिमी भाग में विकसित हैं, क्यों? कैसे लिखा जाए 200 शब्दों में इसे, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए। आप सीधे सीधे प्रश्न का जो वाक्य है उसे लिखिए। क्या लिखेंगे? ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड डेवलप्ड बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। संसार के उष्ण मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में महादेशों के पश्चिमी भाग में विकसित पाए जाते हैं। फिर आप लिखिए, कंटिन्यू कीजिए। द रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट आर, और डैश करके नंबरिंग कर दीजिए। फर्स्ट, ब्लोइंग ऑफ ईस्टर्लीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्वा पवन का पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह। दूसरा रीजन, फ्लो ऑफ कोल्ड करंट इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महादेशों के पश्चिमी भाग में शीतल जलधाराओं का प्रवाह। 2 कारण लिखा, पैराग्राफ चेंज करेंगे। पहला कारण क्या लिखा था आपने? ब्लोइंग ऑफ ईस्टर्लीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्वा पवन का पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह। पैराग्राफ चेंज करके पहले कारण के डिटेल्स पे आइए। आपको पूर्वा पवन बतलाना है, ट्रेड विंड बतलाना है, क्या है बतलाइएगा। ट्रेड विंड आर परमानेंट विंड, दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर। डायरेक्शन ऑफ विंड आर नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न। पूरा डायग्राम यहां लेकर आइएगा। और जहां पर वर्ल्ड में डेजर्ट डेवलप होते, जैसे मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका है, यहां पर इक्वेटर है, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, तो आप यहां पर डेजर्ट लोकेट कर सकते हैं। क्या? तो अटकामा डेजर्ट लोकेट कर दिया, ट्रेड विंड लिख दिया, अटकामा डेजर्ट लोकेट कर दिया। तो दूसरे पैराग्राफ में पहले कारण को आपको लिखना है कि क्यों पश्चिमी भाग में, तो ट्रेड विंड का प्रवाह, उस पर आपको लिखना है दूसरे पैराग्राफ। फिर तीसरा पैराग्राफ क्या? तो मरुस्थलों के विकास में, उस मरुस्थलों के विकास में केवल व्यापारिक पवनें उत्तरदायी नहीं होती, ठंडी जलधाराओं का भी प्रभाव है पश्चिमी तटों पर।
और जब जलधाराएं ठंडी होती हैं तब उन जलधाराओं में वाटर वेपर कैरी करने की सामर्थ्य नहीं होती, और सामर्थ्य नहीं होगी तो वर्षा करने में वो सक्षम नहीं होगी। और यहां भी आप डायग्राम के माध्यम से, किसी भी डायग्राम के माध्यम से, जैसे नॉर्थ अमेरिका का एक डायग्राम बनाया, यहां पर डेजर्ट लोकेट किया, यहां पर एक करंट लोकेट कर दिया, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, और दे दिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन यूएसए नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के निकट। बोलो क्या? तो पहले पैराग्राफ में आपने 25 से 30 शब्द खर्च किए, दूसरे पैराग्राफ में आपको 75 वर्ड्स लिखना है, तीसरे पैराग्राफ में आपको 70 वर्ड्स में देना है, और फिर लास्ट जो आप कंक्लूड करेंगे लिखेंगे आप, thus we can say tropical desert of the world are found developed in western margin of the continent near tropic of Cancer and Capricorn between 20 to 30 degree latitudes in western margin। ओके, तो इस प्रकार से कंक्लूड करके और डायग्राम के माध्यम से और 200 वर्ड्स में बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से, अगर सब्जेक्ट मैटर पर आपकी पकड़ है तो आप लिख कर आ सकते हैं। बोलो, हम प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा कर रहे थे और हमने कहा कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, और एक और कार्टोग्राफिकल मानचित्रात्मक प्रश्न की बात होती है, कार्टोग्राफिकल क्वेश्चन की बात होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, कहां कौन से रिवर है, कहां कौन से माउंटेन्स है, कहां क्या स्थितियां है, फिजिकल फीचर्स क्या है, उससे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो ज्योग्राफी को जब भी पढ़ा जाए, फाउंडेशन कोर्स में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो आपको ए बी सी से लेकर और जेड तक न केवल सब्जेक्ट मैटर के विषय में पढ़ना है, वरन प्रश्नों के माध्यम से पढ़ना है, और प्रश्नों को कैसे हल करना है इसे सीखना है। और तब फिर आप देखिएगा कि ज्योग्राफी पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आपको लगेगा कि इससे बेहतर सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी सफलता होती है, लेकिन उसमें हम मार्गदर्शकों की भी भूमिका होती है, और वो यही है कि हम आपके सामने सब्जेक्ट मैटर को बड़ी आसानी से, सरलता से लाकर रखते हैं। संस्थानों की यही भूमिका होती है। आप मुखर्जी नगर में हैं और आपको नई दिल्ली जंक्शन जाना है, तो वहां पहुंचने के तमाम रास्ते हैं। जो सरलतम और सुगम रास्ता होता है वो हम जैसे मार्गदर्शक तय कर देते हैं, और तब फिर आप उन रास्ता के माध्यम से आप नई दिल्ली स्टेशन पहुंच जाते हैं, आपको सफलता मिलती है। तो संस्थानों की यही भूमिका। और रविंद्र आईएएस जिन एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर आपके लिए प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर से आप देखेंगे कि सिविल सेवा में सफलता जो आपने अपने लिए सुनिश्चित किया है, वो सफलता बहुत आसानी से आप अचीव करेंगे। बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म से आप जुड़ने जा रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जितने भी एक्सपर्ट आपको मिलेंगे सिविल सेवा की आपकी तैयारी में, वे उतने ही मजेदार और अनेक वर्षों से कार्यरत, 20 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ाने का मेरा स्वयं का अनुभव, और हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न शहरों में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, आप हमारे साथ देखेंगे ज्योग्राफी को किस प्रकार से सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच में हम लोग एबीसीडी से प्रारंभ करेंगे, ज्योग्राफी के जेड तक जाएंगे, और सारे प्रश्नों के माध्यम से जाएंगे, देखने का प्रयास करेंगे प्रीलिम्स में क्या प्रश्न सिविल सेवा में आए हैं, क्या संभावित हो सकते हैं, मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को कैसे पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न आए हैं, और उन प्रश्नों को हम कैसे लिख सकते हैं। इन सब की समग्र जानकारी और अध्ययन आपको मिलेगा, और ज्योग्राफी पढ़ने में आपको उतना ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो कल से हम लोग एबीसीडी के साथ ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, छोटी चीजों पर चर्चा करते हुए, और तब फिर ए टू जेड हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।
आंसर राइटिंग करेंगे कि कैसे, अभी हमने आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट को लेकर आपको एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट दिया था कि मेंस में अगर 200 शब्दों में आए तो किस प्रकार से लिखा जा सकता। तो हर जगह जहां जहां ये टॉपिक आएंगे वहां हम आपको बतलाएंगे कि आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करना है और आंसर राइटिंग करके अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करना। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार, इन तीनों स्तरों पर ज्योग्राफी की पूरी गारंटी मैं लेता हूं आपके प्रश्न पूरे 100% सही होंगे और आप ज्योग्राफी में बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।